हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 18 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। फर्स्ट करंट अफेयर है स्वीडन्स न्यू पीएम। स्वीडन एक कंट्री है जहां पे न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन। राइट नाउ स्वीडन क्या है? एक कंट्री है यूरोप में। ठीक है, यूरोप माने ये एक कॉन्टिनेंट है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एशिया में रहते हैं, तो वैसे ही यूरोप है, अंटार्कटिका है, और भी बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑल। सो स्वीडन जो है उनमें से यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। कैपिटल की बात करें तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, जैसे कि इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। करेंसी की बात करें तो वो है स्वेडिश क्रोना। अब जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीज, ठीक है, वैसे ही स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वेडिश क्रोना। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए, इस तरह के जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है 50th CJI। CJI क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? देखिए, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, हर एक कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, मतलब जो मेन पावर है, जहाँ पे जो है जुडिशियल मैटर्स को सॉल्व किया जाता है। तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में। अब जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है, एक तरह से जो कहते हैं ना सीनियर मोस्ट जज होता है, वो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कोई भी कमीशन बनता है उसके चेयरमैन होते हैं, वैसे ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो हेड होते हैं उन्हें कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब ऐसा नहीं कि इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, कोई भी CJI बनता है, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही करवाई जाती है। और आजकल हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये खुद में काफी जो है वो कहते हैं ना चर्चा में थे, क्यों थे वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। राइट, सो प्रेजेंटली अभी देखिए ये कुछ हफ्तों बाद जो है अपना चार्ज संभालेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। बट राइट नाउ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49th वो है जस्टिस UU ललित। राइट, अब जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, ये अर्लियर 2016 में जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। राइट, सो आगे चलते हैं। थर्ड हम करंट अफेयर देखते हैं। नाटो बिगिंस एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नाटो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आगे जानेंगे, तो पहले थोड़ी न्यूज पढ़ लेते हैं कि चीज क्या है। नाटो ने जो है एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज स्टार्ट की है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? स्टेडफास्ट नून, होस्टेड बाय बेल्जियम। बेल्जियम भी एक कंट्री है यूरोप में, वहां पे ही की जा रही है। अब देखिए, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाटो के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। जैसे WTO हो गया आपका, ILO हो गया आपका, UNO हो गया, वैसे ही नाटो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नाटो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद आगे की चीज समझ में आएगी। सो लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके लिए आपके पास मैप होना जरूरी है। ठीक है, तो जो भी हमारा अटलांटिक ओशन है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये हमारा मान लीजिए अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट आता है वो है यूरोप, यहाँ पे आता है अफ्रीका, यहाँ पे आता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे आता है साउथ अमेरिका। तो ये है हमारा अटलांटिक ओशन, मतलब समुद्र है यहाँ पे। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं आसपास, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है अपने में। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें से किसी भी एक मेंबर स्टेट पे बाहर की कोई कंट्री अटैक करती है, तो वो 10 के 10 इकट्ठी हो जाएंगे और उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। मैंने आपको एग्जांपल दिया 10 का, बाकी हम यहाँ पे डेप्थ में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। सो नाटो की फुल फॉर्म हमें समझ आ गई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। इसे नाटो के अलावा नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 मेंबर स्टेट्स। यहाँ आसपास की 30 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर्स हैं, और ये मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस का यह है कि किसी एक पे हमला किया तो सभी इकट्ठी होकर उस कंट्री से लड़ेंगी। राइट, इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। 28 कंट्रीज हैं यूरोप की और 2 हैं नॉर्थ अमेरिका की। राइट, फाउंडेड इन, अब कौन से सन में फाउंड की गई वो भी पता होना चाहिए, 4 अप्रैल 1949। ठीक है, सो फोर्थ हम पढ़ते हैं अब करंट अफेयर आज का। UN मतलब यूनाइटेड नेशंस। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस
टू विजिट इंडिया, मतलब ये इंडिया में आएंगे। एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के। कब आएंगे? 18 से 20 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर आज है, मतलब इन दो दिनों में जो है यहाँ पे विजिट करेंगे। ही विल ज्वाइन पीएम मोदी एट द लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ। अब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें ज्वाइन करेंगे। लॉन्च हो रहा है मिशन लाइफ, वहां पे ज्वाइन करेंगे। अब मिशन लाइफ क्या है? लाइफ मिशन तो चलिए एक उद्देश्य हो गया, लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जैसे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, राइट। सो चलिए ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th। अब देखिए जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि ये आपको पढ़ने ही है, याद ही करने हैं, वहां पे एकदम आ जाता है ना। जो ये स्कीम्स होती हैं फिर थोड़ा हम भूल जाते हैं। सो हम बात कर रहे हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। बंधन बैंक जो है उसके न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो कौन बने हैं? वो बने हैं सौरव गांगुली, राइट। 6th पॉइंट है हमारा 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इनॉग्रेटेड इन ऊना हिमाचल। ऊना डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, राइट। वहां पे 4th जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इनॉग्रेट की गई है। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? दिल्ली से चलेगी अंदौरा, जो कि हिमाचल में है, अंदौरा से चलेगी दिल्ली, ठीक है। तो ये इसका रूट रहेगा। अब 4th हुई है ये लॉन्च, 5th भी जल्दी लॉन्च होने वाली है, नवंबर के आसपास मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर्स में, बट अभी लॉन्च हुई नहीं है तो हम उसे पढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा अब हमें ये पता होना चाहिए 4th हिमाचल में है, पता चल गया, बट फर्स्ट कहां से कहां तक चलती है ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट जो है वो न्यू दिल्ली से चलती है वाराणसी। वाराणसी कहां पे है? यूपी में, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने 6 करंट अफेयर्स पढ़ लिए। आई होप आपको समझ आ रहा है जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, राइट। तो आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। सो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट पीएम मोदी इनॉग्रेट्स पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। ये एक सम्मेलन आप कह सकते हैं, मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। मीटिंग का नाम क्या है? किसान सम्मान सम्मेलन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? IARI न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ये जो है न्यू दिल्ली में है ये, ठीक है। वहां पे जो है ये सम्मेलन होगा। 8th है डॉक्टर दिलीप मेहरानोबिस, पास्ट अवे रिसेंटली, मैंने शॉर्ट में लिखा है पार करके, पास्ट अवे रिसेंटली से आपने याद रखना है। प्लस जो भी डेथ्स होती हैं रिसेंटली उनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे एक डेथ का क्वेश्चन आता है कि दिस पर्सन पास्ट अवे रिसेंटली, सो ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर। वो लिटरेचर से रिलेटेड थे, डांस से रिलेटेड थे, सिंगर थे, क्या थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो ही वाज द पायनियर ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये कोई थेरेपी है, इसके पायनियर थे, ठीक है। 9th पॉइंट आता है इन्फोसिस प्रेसिडेंट रवि कुमार एस रिजाइंस। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए इन्फोसिस जो है बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप आईटी सेक्टर से हैं आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आपको बताती हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी आफ्टर टीसीएस। टीसीएस के बाद ये क्या है? टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट कंपनी है इन्फोसिस। तो इसके जो ये प्रेसिडेंट थे रवि कुमार एस, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। पिछले 20 सालों से यहाँ पे इस कंपनी में इन्फोसिस में ये काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर जो है इन्फोसिस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इन्फोसिस के? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में है, राइट। कर्नाटका कहाँ पे है? साउदर्न इंडिया में, दक्कन पार्ट में पड़ता है। इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें याद करना टफ नहीं लगेंगी, बल्कि इजी ही लगेंगी, ठीक है। और सीईओ कौन है इन्फोसिस के? सलिल पारेख है, राइट। सो चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर अब हम पढ़ेंगे 2023 एशियन कप। 2023 का एशियन कप कहाँ पे हो रहा है? कतर में हो रहा है। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है। एशियन कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड है। किसने अनाउंस किया है? अनाउंस्ड बाय एशियन फुटबॉल फेडरेशन, AFC। तो AFC जो है यही एशियन कप जो होते हैं इनको देखती है कि कहाँ पे होगा। हर 4 साल के बाद ये होता है, ठीक है। लेट मी राइट इट फर्स्ट, हेल्ड वंस इन 4 years। हर 4 सालों बाद ये होता है। फाउंडेड इन 1956 से ये हो रहा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 19 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पॉइंट है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के न्यू कंट्रोलर जनरल बने हैं। कौन बने हैं? भारती दास जी बने हैं। 27th
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं ये, ठीक है। जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो चांसेस रहते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन CJA भी कहा जाता है शॉर्ट में, राइट। सेकंड करंट अफेयर है 12th डिफेंस एक्सपो बिगिंस इन गांधीनगर गुजरात। ये डिफेंस के लिए एक्सपो जो है कहाँ स्टार्ट हुई है, गांधीनगर में स्टार्ट हुई है। कई बार स्टेट के ही ऑप्शंस आते हैं तो गुजरात में। थीम भी आपको एक आइडिया सा होना चाहिए, पाथ टू प्राइड। अब इसको देखिए याद करने का कोई ट्रिक एंड ऑल तो है नहीं, आप बस एक बार पढ़ लीजिए, जब वहां पे ऑप्शंस आते हैं तो फिर आप रिलेट कर जाते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ा हो तो रिलेट हो जाती हैं चीजें। थर्ड है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। समिट माने मीटिंग हुई है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस टाइप हुई है एक। तो ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल लेवल के जो भी यूथ हैं वहां पे आए होंगे, क्लाइमेट के ऊपर चर्चा हुई होगी। तो ये कहाँ पे हुई है, बांग्लादेश में हुई है। बांग्लादेश में एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में हुई है, खुलना में हुई है। अब देखिए बांग्लादेश जो है हमारी नेबर कंट्री है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। पहले अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा कि बांग्लादेश को पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और जो अभी पाकिस्तान है उसे वेस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। दोनों जो है मतलब पाकिस्तानी थे, ईस्टर्न पाकिस्तान हो गया, वेस्टर्न पाकिस्तान हो गया। बट कुछ रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अलग होना चाहता था वेस्टर्न पाकिस्तान से। फिर वॉर हुई उसके लिए, ठीक है, और इंडिया ने साथ दिया ईस्टर्न पाकिस्तान का, और फिर हम जीत गए तो ईस्टर्न पाकिस्तान अलग हो गया वेस्टर्न पाकिस्तान से। और उसी ईस्टर्न पाकिस्तान को आज के डेट में हम कहते हैं बांग्लादेश, ठीक है। सो बांग्लादेश में खुलना में जो है ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट हुई थी। 3 डे लॉन्ग समिट है, मतलब ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चली थी। कैपिटल क्या है बांग्लादेश की पता होना चाहिए, ढाका है, राइट। अब फोर्थ न्यूज हम देखते हैं, सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड। इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के जो भी अवार्ड्स होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड, इसके बारे में बात हो रही है। तो किससे दिया गया ये अवार्ड, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बारबरा मेटकाल्फ को दिया गया, ठीक है। और कैसा अवार्ड है, क्यों दिया जाता है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन देता है। तो ये एक एनुअल अवार्ड है। एनुअल अवार्ड मतलब हर साल में एक बार दिया जाता है। गिवन बाय द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, इनके द्वारा दिया जाता है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया गया है, बारबरा मेटकाल्फ को दिया गया है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे वर्ल्ड फूड डे के बारे में। सो देखिए डेज जो है हर मंथ में कुछ डेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन आता है क्यों मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है कब मनाया जाता है, क्या थीम है, एक ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2022 में भी ये सेलिब्रेट किया गया। थीम क्या था इसका, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बस ये थीम्स ना हर एक डे के थीम होंगे, तो अगर 365 दिन है तो कम से कम 200 से 250 थीम होंगे, और पढ़ने वाले उसमें से 100 या 150 होंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या हमें सारे याद करने हैं, याद नहीं करने हैं, जस्ट रीड करने हैं। वर्ल्ड फूड डे आएगा, लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ये लाइन मैंने बोली है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो बस रिलेट करना है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ रिलेट करके पढ़ना है, एंड देन बस याद करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स को, राइट। सो थीम है लीव नो वन बिहाइंड। सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, टू कॉमेमोरेट द डेट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द UNFAO इन 1945। अब देखिए हुआ क्या था, 1945 में यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई थी, ये बना था। तो बस इसी डेट को याद रखने के लिए, इसी की यादगार में जो है ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन एम्बेसडर टू द स्लोविक रिपब्लिक। ये जो एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अपूर्वा श्रीवास्तवा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट फिलहाल इंटरपोल की जनरल असेंबली हुई है 90वीं, 90th कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है, हमारे इंडिया में हुई है इंटरपोल की 90th जनरल असेंबली। अब ये तो हमने जान लिया कि जनरल असेंबली हुई एंड ऑल, इंटरपोल है क्या, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो इंटरपोल की पहले तो फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, पुलिस है मतलब क्रिमिनल वगैरह यही सब कंट्रोलिंग मैनेजमेंट करती होगी। सो इट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉर्पोरेशन, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पुलिस को कॉपरेट करना है, ठीक है, उनके बीच में
जो भी कोऑर्डिनेशन लानी है वो सारा काम इनका है। इट वॉज फाउंडेड इन 1923, 1923 में फाउंड किया गया था। फाइन, एक चीज यहाँ पे रह गई, फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। वही सब है कि क्राइम को कंट्रोल करना एंड ऑल। आई डोंट थिंक ये समझाने की जरूरत है। इट वॉज फाउंडेड इन 1923, 1923 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। ठीक है, मोटो क्या है इसका, आप देखिए मोटो ये फिक्स ही रहेगा, तो ये आप याद कर सकते हैं कि इंटरपोल का मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो भी पुलिस है उसको कनेक्ट करना है ताकि हमारी दुनिया को एक सेफ जगह, एक सुरक्षित जगह बनाया जा सके। राइट, कंट्रीज की बात करें, कितनी कंट्रीज इसके मेंबर स्टेट्स हैं, तो 195 मेंबर स्टेट्स हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो ऑब्वियसली इंडिया में मीटिंग हुई तो इंडिया तो मेंबर होगा ही होगा, है ना। तो चलिए, फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड जो कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्लस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। राइट, तो आप बस अगर परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे क्लिक करें। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एक बार फिर से आपसे कहूंगी कि अपने नोट्स मेंटेन करते रहें, पेपर पेन उठाएं और नोट्स साथ के साथ बनाएं। सो 8 पॉइंट हमारा आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मतलब कौन सी कंट्री है जहाँ पे भूखमरी बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे है जो इसका निवारण हो चुका है, वो सब बताते हैं। सो इसे GHI भी कहा जाता है शॉर्ट में। रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 107 रैंक है। टोटल कंट्रीज मतलब कितनी कंट्रीज थी उस हिसाब से तो 121 कंट्रीज थी, उसमें से 107वां रैंक है। रिलीज कौन करता है ये इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इट इज रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ। अब कंसर्न वर्ल्ड वाइड क्या है, आयरलैंड बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ क्या है, जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब चलिए तो थोड़ा अलग हो गया, तो इसमें से इतना नहीं आता है, बट कुछ रैंकिंग होती है IMF जो है वो रिलीज करती है, कुछ है वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, तो फिर उनमें कंफ्यूजन रहता है, तो वहां से क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का रैंक 107 है। राइट, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। वेबसाइट ऑफ सन ऑफ मदर भारती लॉन्च्ड बाय सन ऑफ मदर भारती। ये वेबसाइट है, किसने लॉन्च की है, राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम्स हायर एजुकेशन दी रैंकिंग 2023। 2023 की टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग आई है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है एंड ऑल। सो इट इज टॉप्ड बाय IISc बैंगलोर। ठीक है, 11th है न्यू इंडियन एम्बेसडर टू कुवैत। अब कुवैत क्या है, ये एक कंट्री है। ठीक है, लेट मी एडजस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, सो इंडियन एम्बेसडर हमने स्लोविक रिपब्लिक के पढ़े, अपूर्वा है ना, और अपूर्वा श्रीवास्तवा है। अब हम इंडियन एम्बेसडर पढ़ रहे हैं कुवैत के लिए, तो आदर्श द्विका है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब देखिए समझने वाली तो कोई बात है नहीं, या तो आपको याद नहीं रहते हैं नाम, तो आप जरा इनका नाम सर्च करें गूगल पे, इनकी फोटो देख लें, फिर थोड़ा सा इनके फेस से रिलेट कर लें, है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाँ ये थोड़े से अरेबियन से लगते हैं, अरेबियन कंट्री के एम्बेसडर हैं, जो भी आपको लगता है। अदरवाइज आप नाम ही याद कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी आएगा ये क्वेश्चन, अगर 3-4 महीने प्रोबेबिलिटी रहती है, फिर उसके बाद न्यू करंट अफेयर्स आ जाएंगे तो फिर ये डाउन हो जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट आता है 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023। प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, तो 17वां जो है ये मनाया जाएगा, इंदौर में मनाया जाएगा, जनवरी 2023 में मनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। ठीक है, तो ये तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू प्रेसिडेंट है इराक के, तो आ सकता है क्वेश्चन। कैपिटल क्या है इराक की, अब थोड़ा सा इराक के बारे में जान लेते हैं। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक। एंड करेंसी क्या है, करेंसी इराक लिख दिया है मैंने यहाँ पे आपने करना है करेंसी ऑफ इराक, ये है इराकी दिनार। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो बिलीव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने पढ़े उन सब में। इसमें है IMF हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर करंट फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं। ठीक है, ये अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये फाइनेंशियल ईयर इसे कहते हैं। तो IMF ने
एक एस्टिमेशन लगाया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, तो वो कितना लगाया है 6.8% लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया है, IMF ने कितना बताया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना बताया है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है इंडिया का ग्रोथ रेट IMF ने बताया है 6.8%। अब आके थोड़ा सा IMF के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। फॉर्मेशन 1945 में बना था। मेंबर स्टेट्स 190 कंट्रीज, मतलब 190 कंट्रीज, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से 190 कंट्रीज जो है वो मेंबर स्टेट्स हैं IMF की। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में जानने की, इंटरनेशनल लेवल का हमें जानने का मतलब नहीं है। जानने का मतलब इसलिए है कि जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, पहली बात तो ये पोस्ट सबसे पहले अभी क्रिएट की गई, तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। दूसरा जो बनी है वो इंडियन ओरिजिन है, तो अब तो हमें पता होना चाहिए, तो वह है गीता गोपीनाथ। आई थिंक 2-3 साल पहले बनी थी, क्योंकि काफी पुराना करंट अफेयर था ये, मैंने पढ़ा था उस टाइम पे। तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ। एंड मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ UN, जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके मेजर फाइनेंशियल एजेंसी, मतलब जो पैसे वगैरह का करते हैं लेन देन। आपने देखा होगा कई बार हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की इस स्टेट को वाटर मैनेजमेंट के लिए इतना $1 मिलियन दिया, या IMF ने इंडिया में दिल्ली को या हिमाचल को या त्रिपुरा को एग्रीकल्चर के लिए इतना $1 मिलियन लोन दिया, है ना। तो वो सब क्या, ये फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, ये फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प करती हैं, बट ऐसा नहीं फ्री में हेल्प करती हैं, वापस भी लेती हैं ये। ठीक है, विद इंटरेस्ट, ये जो भी पैसा है वो वापस भी लेती हैं। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉटर्स बने कौशल, मतलब बेटियां बने कौशल। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय हुम, स्मृति ईरानी के द्वारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। बट करंट अफेयर्स मैंने जिस वेबसाइट से लिखे हैं ना, ये मतलब अलग अलग जहां से लिखे हैं, जहां जहां मुझे लगे रेलिवेंट से हैं पढ़ने के लिए। तो डॉटर्स बने कौशल, बेटियां बने कौशल, मुझे लगता है कि इन्होंने हिंदी वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया है, तो वो आपने एक बार चेक कर लेना है। एंड आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, ये चीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लस एक चीज़ और बताना चाहूँगी, राइट नाउ देखिए इंस्टाग्राम पे अकाउंट मैंने बना लिया है, तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस आज की वीडियो हो गई हमारी कंप्लीट, हमने 15 करंट अफेयर्स पढ़े। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि अच्छे अच्छे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं को मैं लाऊं, क्योंकि एक दिन के करंट अफेयर्स आपको पता है कितने ज़्यादा हो जाते हैं, बट इररेलेवेंट होते हैं। हमें सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्जाम को दिमाग में रखना है। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इंडेक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, एम्बेसडर वाले क्वेश्चंस आते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स आती हैं, IMF वर्ल्ड बैंक आता है। तो जो लगते हैं मुझे इंपॉर्टेंट वो सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ। अब देखिए बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगी तो मुझे पता है आप लोग देखेंगे भी नहीं वीडियो, और मुझे अपलोडिंग में भी फिर इशू हो जाता है, तो मैंने ज़्यादा लंबी वीडियोस तो नहीं बनाई है, बट कोशिश की है कि जितना भी बनाऊं वो अच्छे से हो सके। अब देखिए इस पेज का अगर हल्का सा रिवीजन करना हो आप इस तरह से कर सकते हैं। किस तरह से आपने पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया का रैंक 107 किसने रिलीज किया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ऐसे याद रखना है। सन ऑफ मदर भारती वेबसाइट है, किसने लॉन्च की है, राजनाथ सिंह ने लॉन्च की है। दी रैंकिंग 2023 आई है, यानी टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग आई है। IISc बैंगलोर में हर टाइम यही होता है टॉप पे, तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता होगा। न्यू इंडियन एम्बेसडर बने हैं कुवैत के लिए, इससे पहले हमने स्लोविक रिपब्लिक का पढ़ा है, अपूर्वा श्रीवास्तवा है। अब हम कुवैत का पढ़ रहे हैं तो आदर्श चुका है, इस तरह से रिलेट करके याद रखिए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, इंदौर में मनाया जा रहा है अगले साल जनवरी 2023 में। न्यू प्रेसिडेंट इराक के बने हैं, अब्दुल लातिफ राशिद बने हैं। कैपिटल क्या है, बगदाद है। करेंसी क्या है, इराकी दिनार है। IMF ने इंडिया की ग्रोथ रेट बताई है कि इस साल के लिए 6.8 के आसपास हो सकती है। फिर हम IMF के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डॉटर्स बने कौशल, बेटियां बनी कौशल, स्मृति ईरानी का है। इस तरह से आपने फटाफट रिवाइज करना है। फर्स्ट डे देखिए जब आप पढ़ेंगे ना करंट अफेयर्स, आप लिखेंगे करंट अफेयर्स, आपको टाइम लगेगा, आपको 15 मिनट लग सकते हैं। यहाँ से वीडियो देखते देखते 15 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी उतना टाइम लगेगा आपको नोट्स बनाने में। उसके बाद आपने वीडियो में भी सुना है, आपने लिखा भी है। जब भी नेक्स्ट टाइम याद करना है 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं इन 2 पेजेस को, क्योंकि हमें याद नहीं करनी है चीजें, हमें सिर्फ अपने दिमाग में घुसानी है, एक छाप लेनी है। छाप आपने ले ली, उसके बाद बस पेपर में आपको वैसे ही पता है टिक मार्क करना है ना। MCQ बेस्ड हमारे एग्जाम्स होते हैं। मेंस का तो चलिए जो मेंस टाइप एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो अलग ही चीज़ है बिल्कुल, उनको तो सब कुछ ही याद करना है, हर एक चीज़ याद करनी है। तो उसकी ये वेबसाइट ऑफ सन ऑफ मदर भारती ये भी याद करना पड़ेगा कि राजनाथ सिंह ने कौन सी निकाली है वेबसाइट, कौन सी लॉन्च की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिखना पड़े।
पर वो चीज़ बिल्कुल अलग है, बट जो सिंपल एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इनफ है। आज हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस, मतलब भारत सरकार ने अलाउ किया है कि पहला सस्पेंशन ब्रिज बन सकता है कौन सी नदी के ऊपर, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कृष्णा नदी के ऊपर। कनेक्टिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट्स को कनेक्ट करेगा जो ये सस्पेंशन ब्रिज होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा। पासिंग थ्रू नलामला फॉरेस्ट रेंज, ये जो फॉरेस्ट रेंज है नलामला, इससे क्रॉस करेगा, इससे होता हुआ जो है ये बनेगा। अनाउंस्ड बाय, किसने अनाउंस किया है कि इस तरह का कोई ब्रिज बनेगा? सो इट वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे, जो कि कौन है? नितिन गडकरी। तो इस तरह से आपको मिनिस्ट्री भी थोड़ी बहुत याद हो जाएगी अगर आप करंट अफेयर्स लॉन्ग टर्म तक पढ़ते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली। फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड है बुकर प्राइज 2022। ये बुकर प्राइज जो है 2022 किसे दिया गया है? सबसे पहले तो ये जो प्राइज है इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, ब्रिटेन्स बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन के लिए ब्रिटेन का बुकर प्राइज है। किसे दिया गया है? सेहन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सहेहन करुणा तिलका। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना, बट मैंने स्नेहा करके याद कर लिया है, ठीक है। वैसे सहेहन है ये, बट स्नेहा नहीं कर रहा है मेरे मुंह से, स्नेहा करके वो ज़्यादा इजी याद करना, क्योंकि देखिए इसमें करना क्या होता है, एमसीक्यूज आते हैं, टिक करना होता है, तो जहाँ पे स्नेहा से रिलेटेड आपको कुछ दिख रहा है वहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। वैसे है सहेहन करुणा तिलका। श्रीलंकन ऑथर, श्रीलंका के ऑथर हैं हिज वर्क, जो इनका वर्क फेमस हुआ है जिसके लिए इनको प्राइज मिला है, उस वर्क का नाम यहाँ पे लिखा गया है द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए डे के बारे में डिस्कस किया गया है, जो भी हम पढ़ते हैं कि आज ये डे है वो डे है, तो ये डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के साथ इनके थीम्स भी जो हैं वो उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट, फाइन। सो हम पढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है वर्ल्ड ट्रॉमा डे, 17 अक्टूबर। ये कह रहे हैं कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्रॉमा डे, राइट। एंड एक और डे है जो इस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022। गरीबी को हटाना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए डे मनाया जाता है, ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट है दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में क्या होगा? 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, WAC वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है ये, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की आयुर्वेदा कांग्रेस होगी दिसंबर 2022 में। कहाँ होगी? पणजी, गोवा में होगी। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। तो इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे, आपको याद होता रहेगा। अब जो ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हो रही है, जो कि पणजी में हो रही है, इसका थीम क्या है? थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन्स IPL, ये इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है, वुमेन्स का। ये कब होगा? ठीक है, जो ईयर है इसका वो है 2023। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो इसमें ऑप्शन था, जो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था वहाँ पे ऑप्शन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। नाउ CSIR क्या है? अगर आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जैसे हमारी स्टेट में भी है CSIR के ऑफिस, तो आपके वहाँ भी होंगे। इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। साइंटिफिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे रिसर्च करते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1942 एंड अ मीटिंग ऑफ CSIR सोसाइटी। अब इनकी एक मीटिंग हुई है पूरी की पूरी सोसाइटी की, कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। कब हुई है? 15 अक्टूबर 2020 को हुई है, राइट। तो 4-5 दिन पहले हुई है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। और आप मुझे ज़रूर बताएं आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आप हल्के से भी नोट्स बना लेंगे ना, तो एग्जाम वाले दिन नोट्स भी पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी एग्जाम क्लियर हो जाता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये सब करना पड़ेगा। बट हम एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं अगर हम नोट्स बना लेते हैं। अगर सब जो है तैयारी कर रहे हैं तो हम उनसे 2 कदम आगे हैं, इतना फर्क पड़ जाता है, राइट। सो फर्स्ट पेज हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी।
अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th पॉइंट, रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितनी फिश प्रोडक्शन होती है उस हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है, 3rd है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं, रॉजर बिनी बने हैं, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, ठीक है। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट की जो भी मैनेजमेंट होती है वो बीसीसीआई करता है। आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही हैज रिप्लेस्ड सौरव गांगुली। मतलब जो बीसीसीआई है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, इसके न्यू प्रेसिडेंट तो बन गए रॉजर बिनी, बट इससे पहले कौन थे, सौरव गांगुली थे। अब थोड़ा सा हम बीसीसीआई के बारे में जान लेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट को कैसे गवर्न करना है, क्रिकेट के बारे में पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है वो बीसीसीआई के पास है, राइट। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है, वहां पे जो क्रिकेट सेंटर है वहां पे हेडक्वार्टर्स है बीसीसीआई का। रिचेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में क्रिकेट को गवर्न करने वाली सबसे ज्यादा रिच एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या बॉडी आप कह लीजिए कौन सी है, बीसीसीआई है, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1928 में फाउंड की गई थी एंड एफिलिएशन डेट इज 1983, ठीक है। एफिलिएशन मतलब इसको प्रॉपर तरह से एक्सेप्टेंस मिली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। मैंने बहुत हिस्ट्री नहीं पढ़ी बट इतना मैंने पढ़ा कि फाउंड की गई थी 1928 में, एफिलिएशन मिली है इनको प्रॉपर 1983 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा है एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे खुला है, तो ये है लहरगागा, संगरूर पंजाब। संगरूर पंजाब ऐसे आपने याद रखना है। किसने इसे इनॉग्रेट किया है, सो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो यूनियन मिनिस्टर थे, ठीक है, कौन है, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। आजकल ना क्वेश्चंस का ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया। पहले आता था कि अच्छा आइस ब्रिज खुला है, ये खुला है, वो खुला है, कहाँ पे खुला है। अब क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, किसके द्वारा खोला गया है, 4 नाम होंगे या फिर 4 मिनिस्ट्रीज के नाम होंगे, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हमने तो ये पढ़ा था कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि किसने खोला है ना। इस तरह के अब क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, तो आपको हर एक करंट अफेयर को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि कौन है, हरदीप सिंह पुरी, राइट। अब 10th पॉइंट आता है न्यू टाइगर रिजर्व इन एमपी। मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, उसको परमिशन मिली है वहां का जो टाइगर रिजर्व बोर्ड है जो भी है उनकी तरफ से। तो इस रिजर्व का नाम क्या है, क्वेश्चन ये है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है, एमपी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए हम 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बट हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि 20 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। सो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। इसका मैंने एक आर्टिकल, एक पोस्ट भी अपलोड की थी आज, अगर आपने पढ़ी होगी। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 अक्टूबर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद 20 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। 2022 के थीम की बात करें तो वो था डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। इसी तरह से एक और 20 अक्टूबर को डे मनाया जाता है, जो कि है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। सो ये डे जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ये जो चीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्या है, सो इट इज़ अ डिजीज रिलेटेड टू बोन्स। हमारी हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। इसमें हमारी जो हड्डियाँ बहुत पतली हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, दर्दें उसमें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। ये एक प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है गांधीनगर, गुजरात में। नाउ लास्ट करंट अफेयर ऑफ टुडे, सीईसी ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कौन है, राजीव कुमार है, ठीक है। ये करंट अफेयर आप कह लीजिए या फिर एक आपके नॉलेज में ऐड हो गई चीज ऐसा कह लीजिए, ठीक है। हल्का सा अगर रिवाइज करें, सीईसी कौन है, इंडिया के राजीव कुमार है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे लॉन्च किया गया है, गांधीनगर, गुजरात। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे होता है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे होता है। नया टाइगर रिजर्व जो है वो ओपन किया गया है एमपी में, क्या नाम है उसका, दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे खोला गया है, संगरूर पंजाब में। किसके द्वारा खोला गया है,
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इसके बाद हमने बात की थी बीसीसीआई की। बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। 1928 में फाउंड किया गया था। इसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रॉजर बिनी, इससे पहले थे सौरव गांगुली। इंडिया का रैंक फिश प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में वो है 3rd। तो इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी एंटायर गवर्नमेंट एग्जाम की जर्नी में, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू एमपीआई। एमपीआई क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसमें गरीबी को आंका जाता है, बहुत सारे डायमेंशंस की स्टडी की जाती है, बहुत सारे डायमेंशंस की स्टडी करके पॉवर्टी का अंदाजा लगाया जाता है। तो एमपीआई के हिसाब से द कंट्री दैट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, कौन सा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, तो वो है साउथ सूडान, ठीक है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और इंडिया का रैंक बात करें गरीबी में तो 62nd रैंक है, राइट। टोटल 117 इसमें कंट्रीज थी जिनकी ये स्टडी की गई थी। अब थोड़ा सा एमपीआई के बारे में और विस्तार से जान लेते हैं। एमपीआई की फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बहुत सारे डायमेंशंस को कंसीडर करके, बहुत सारे डायमेंशंस की स्टडी करके गरीबी को मापा जाता है। नाउ जो एमपीआई है इसमें 3 डायमेंशंस की मेनली स्टडी की जाती है। एक है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने का जो स्तर है, आपका जीवन स्तर है, ठीक है। अब हमेशा ये क्वेश्चन आता है, आप हंगर इंडेक्स की बात करें, आप किसी भी इंडेक्स की बात करें, कि वो इंडेक्स रिलीज किसने किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन से जो है ऑफिस, कमिटमेंट, कमीशन, किसके द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है। तो ये रिलीज किया जाता है, एमपीआई की हम बात कर रहे हैं, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई के द्वारा। यूएनडीपी तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस ओपीएचआई। ओपीएचआई क्या है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो इन 2 के द्वारा रिलीज किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सबसे गरीब लोग साउथ सूडान है, गरीब लोग नहीं, सबसे गरीब कंट्री जो है वो साउथ सूडान है। इंडिया का रैंक है 62nd, राइट। तो चलिए, हमारा फर्स्ट वाला थोड़ा लंबा हो गया जो हमारा करंट अफेयर था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, यूके पीएम लिज ट्रूस रिजाइंस। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है, वहां के जो पीएम थे लिज ट्रूस, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट, ओके। उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसी के साथ वो बने हैं शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम इन ब्रिटिश हिस्ट्री। पूरे ब्रिटेन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम टाइम तक रहने वाले पीएम, प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन, लिज ट्रूस। और कितने टाइम का इनका काल था, टाइम पीरियड था, तो वो आप देख सकते हैं, वो था 45 डेज का, राइट। थर्ड पॉइंट आता है रिसेंटली काती बिहू फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल है, त्योहार है, ठीक है। इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एट, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि काती बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट। वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट, समिट माने मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, है ना। तो 22वीं वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट हुई है दुबई में। दुबई किसकी कैपिटल है, यूएई की। यूएई की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियाज मोस्ट जनरस पर्सन। इंडिया के सबसे ज्यादा जनरस पर्सन कौन माने जाते हैं या किसको अवार्ड मिला है, तो ये HCL के फाउंडर हैं शिव नडार। इन्होंने कुछ डोनेशंस की थी, ठीक है। तो एनुअल डोनेशन इनकी काफी ज्यादा है, तो इसलिए जो है इन्हें ये अवार्ड या आप कह लीजिए ये टाइटल मिला है। प्लस जहां से मैंने नोट्स लिखे हैं वहां पे डोनेशन भी बताई गई थी, कुछ इतने $1 मिलियन, बट वो रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट है कि क्या अवार्ड है, इंडियाज मोस्ट जनरस पर्सन शिव नडार को मिला गया है। कौन है वो, HCL के फाउंडर है। नाउ अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से है ये जो डेटा हम पढ़ रहे हैं, किसके हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022, राइट। 6th पॉइंट आता है काशी तमिल संगम। संगमम, नॉट संगम, इट्स संगमम। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखे करंट अफेयर्स, तो इंग्लिश में लिखा है, बट ये जो है एक्चुअल में संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। जो भी ये मीटिंग है, ये एक तरह से संगमम, संगम क्या होता है, मीटिंग है ना, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, समिट कह लीजिए। तो काशी तमिल संगम जो है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इन वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है, यूपी में है। 7th आता है 21 अक्टूबर, नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे। नेशनल लेवल पे पुलिस जो है उनकी यादगार में ये दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है,
to pay tribute to all the police personnel who died in the line of duty. अपना काम करते समय, अपने ड्यूटी के समय जिन भी पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हुई है उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन मनाया जाता है 21 अक्टूबर नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे। सो टू रिमेंबर और सेक्रीफाइस, देखिए याद करने के लिए इस दिन को, क्योंकि इस दिन पे सेक्रीफाइस किया था 10 पुलिस वालों ने 21 अक्टूबर 1959 को अपनी लाइफ्स, अपनी जीवन खोया था, शहीद हुए थे चाइनीज आर्मी से लड़ते लड़ते। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको नोट्स का कंटेंट अच्छा लग रहा हो। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए वैसे मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स साथ में कर रहे हैं तो आई नो प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम कंस्टेंट्स रहते हैं, उस केस में परचेजिंग दीज नोट्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम पढ़ रहे थे कि 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है दैट अक्टूबर 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था इंडियाज फर्स्ट नेशनल पुलिस म्यूजियम इन दिल्ली। दिल्ली में इंडिया का पहला नेशनल पुलिस म्यूजियम जो है वो ओपन किया गया था। ठीक है, 8th पॉइंट आता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। ये एक अवार्ड है, आईपी अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये किसे दिया गया है, आईआईटी मद्रास को दिया गया है 2021 और 2022 दोनों के लिए। गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने ये अवार्ड दिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, वहां पे हमें देखना होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। फिर आता है नेक्स्ट बीमा सुगम। बीमा सुगम क्या है, इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय आईआरडीएआई। आईआरडीआई ने लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑपरेशन अपना स्टार्ट करेगा जनवरी 2023 से। ये क्या है, अब थोड़ा सा हम आईआरडीएआई के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसकी सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस है उसकी कवरेज, उसकी मैनेजमेंट, उसकी रेगुलेशन सब कुछ इसके अंडर आता है। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर आईआरडीएआई एक्ट 1999, 1999 में एक्ट आया था, उसके अंडर ये बनी थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में था पहले, बट 2001 से हैदराबाद तेलंगाना में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब हैदराबाद में है, पहले दिल्ली में था 2001 तक, 2001 के बाद हैदराबाद में है। नाउ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे है टास्क, मतलब इनका काम क्या है, इट इज टास्क विद रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, री इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको रेगुलेट करना, उनको लाइसेंस देना, ये सारा का सारा काम आईआरडीआई का है। आईआरडीआई क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है। क्वेश्चन भी आता है रेगुलेटिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कैसी बॉडी है, तो एक रेगुलेटिंग बॉडी है। 10th पॉइंट आता है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे खेली जाएंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये खेली जाएंगी एमपी में, एमपी में होंगी, बट एमपी में होता है ना कैसे हर एक जगह कोई पर्टिकुलर लोकेशन होती है कि हाँ जी इस जगह पे ये चीज़ होगी, ये इवेंट होगा, बट इनका ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट लोकेशंस पे होगा। भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, इस तरह से। एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा ये जो है अनाउंस किया गया है। 11th पॉइंट आता है बेस्ट गवर्न्ड स्टेट, सबसे अच्छे से गवर्न की जाने वाली स्टेट कौन सी है, अमंग 18 बिग स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जो बड़ी स्टेट्स हैं उनमें है हरियाणा, स्मॉलेस्ट स्टेट्स जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं 10 स्टेट्स आती हैं इसके अंदर, इसमें बेस्ट गवर्नड है सिक्किम। तो बेस्ट गवर्न स्टेट आया अगर क्वेश्चन, तो आपने ध्यान रखना है बिग स्टेट्स में से पूछा है या फिर स्मॉल स्टेट्स में से पूछा है। बड़ी स्टेट्स में आ गया हरियाणा, छोटी स्टेट्स में आ गया सिक्किम। अब अकॉर्डिंग टू पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये जरूर है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसने लॉन्च किया है, किसने अनाउंस किया है, किसने रिलीज की है ये रैंकिंग, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ने की है। और जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट आता है मेंस बैलून डियोर अवार्ड। ये अवार्ड किसे दिया गया है, करीम बेंजीमा, याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग। ये जो है कहाँ पे खेली जाएगी,
न्यू दिल्ली में खेली जाएगी, ठीक है, जो खेलो इंडिया वुमेन्स की जूडो नेशनल लीग होगी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। नेक्स्ट आता है आसियान इंडिया आर्टिस्ट कैंप 2022, ये उदयपुर राजस्थान में होगा कैंप, ठीक है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 22 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स, राइट। तो सबसे पहले तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना वीडियो के साथ साथ में स्टार्ट करें, बिकॉज नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन में। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ये स्कीम किसने लॉन्च की है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू UCLA स्पीड टेस्ट रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मोबाइल इंटरनेट स्पीड टेस्ट। अब ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, UCLA स्पीड टेस्ट, या हो सकता है कोई टेस्ट ही कंडक्ट करवाया UCLA ने, ठीक है। तो इसके हिसाब से इन्होंने रैंकिंग दी है कंट्रीज़ को कि कहाँ पे इंटरनेट फास्ट चलता है, कहाँ पे स्लो चलता है, कहाँ पे मीडियम स्पीड से चलता है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि UCLA स्पीड टेस्ट के हिसाब से इंडिया का क्या रैंक है मोबाइल इंटरनेट स्पीड में। सो रैंक है 118th, राइट। थर्ड पॉइंट आता है, देखिए जो ये वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऐसा लगता है भी कि याद करना टफ है, बट ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रीड करें इन्हें। आज रीड किया, 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिए, एक हफ्ते बाद फिर से ऊपर से रिवाइज कर लिए, तो ये दिमाग में बैठ जाते हैं, राइट। सो थर्ड पॉइंट है स्टेट्स फर्स्ट गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज। कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे पहला सरकारी इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला गया है? सो लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट। जो त्रिपुरा स्टेट है वहाँ की सरकार ने जो है वहाँ पे पहला सरकारी इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, त्रिपुरा आपने याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट वाले तो हम वैसे भूल जाते हैं सारे, है ना। क्या ऑप्शन है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, ये वाला एरिया तो हम वैसे भूल जाते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो आपने याद रखना है पहला इंग्लिश मीडियम कॉलेज वो भी सरकारी त्रिपुरा में खुला है, राइट। फोर्थ पॉइंट है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्लिकार्जुन खारगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है न्यू चेयरमैन ऑफ QCI। QCI क्या है वो अभी हम जानेंगे, बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि QCI के नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? जैक्से शाह बने हैं। कितने टाइम के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, अगले 3 सालों के लिए। अब हमने QCI लिखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा QCI के बारे में जान लेते हैं कि QCI क्या है। सो QCI स्टैंड्स फॉर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नाम से लग रहा है कुछ क्वालिटी वगैरह चेक करती होगी, तो हाँ बस वैसा ही है ये। पहले तो इट वाज फाउंडेड इन 1997 और इसका काम क्या है? इट एश्योर्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस ऑल स्फेयर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़। जो भी इकोनॉमिक लेवल पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सामाजिक लेवल पे, सोशल लेवल पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, वो काम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। और इसके न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? जैक्से शाह, अगले 3 सालों के लिए, राइट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 3 इन जून 2023। अब इसरो क्या करेगा? चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा जून 2023 में, यानी अगले साल, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इसरो क्या है और चंद्रयान 3 का थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे, राइट। तो इसरो वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, राइट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इसरो के पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, या फिर आप कह लीजिए द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतना ही है, ठीक है। सो इट इज़ ए नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। भारत की जो है नेशनल स्पेस एजेंसी है, स्पेस से लेकर जो भी स्टडी करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट आता है इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करता है? ये वर्क करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इट वॉज फाउंडेड इन 1969। फाउंडेशन ईयर आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट आपको याद रखना है, फुल फॉर्म तो याद हो ही जाती है। चेयरमैन कौन है? तो पहले के सिवान जी थे, तो वो काफ़ी चर्चा में रहे कि वो बहुत कम लेवल से उठे और इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुँचे। अभी जो चेयरमैन है वो है श्रीधर पानीकर सोमनाथ, राइट। तो इसरो के बारे में आई होप आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा जो वर्ड यूज़ हुआ है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 क्या है वो थोड़ा सा जानते हैं, बट उसके लिए पहले चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 का हल्का सा पता लगा लेते हैं क्या है। चंद्रयान 1 इट वॉज लॉन्च्ड बाय PSLV C11 फ्रॉम STSC श्रीहरिकोटा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए चंद्रयान 1 एक मिशन था जो पृथ्वी से, या फिर आप कह लीजिए भारत से, ठीक है, चांद पर भेजा गया था कि चांद पे कैसा मौसम है, कैसा माहौल है, वहाँ कुछ भी वहाँ से का पता चल जाए, ये हमारा मिशन था कि उसके बारे में, चांद के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करना। तो भेजा गया। भेजते कैसे हैं? एक रॉकेट व्हीकल होता है, ठीक है, उसके थ्रू भेजते हैं। तो यहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था
C11 उसके थ्रू भेजा गया। कौन सी जगह से भेजा गया? ऐसे तो नहीं कि इसको सैटेलाइट को हर कहीं से घर पे खड़े हुए और उड़ा दिया, नहीं, एक स्पेस सेंटर होता है इनका। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लर्क का एग्ज़ाम था 1-1.5 साल पहले, उसमें मैं भी अपीयर हुई थी। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑब्वियसली कमीशन इस तरह के क्वेश्चंस डालता है कि कुछ बहुत ईजी, कुछ बहुत टफ, मतलब उन्होंने तो फंसाना भी है लोगों को। तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। अब तो खैर स्टैंडर्ड अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, बट हाँ घुमा फिरा के कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 1 वहाँ पे भेजा गया था। तो चंद्रयान 1 जब वापस आया, जो भी था वहाँ से ये नॉलेज मिली कि ये जानकारी मिली कि चांद पे भी पानी के ट्रेसेस हैं, राइट। चंद्रयान 2 की बात करें, सो इट वाज लॉन्च्ड बाय GSLV Mk3M1 लॉन्च व्हीकल फ्रॉम SDSC, यहीं से भेजा गया था, ये लॉन्च व्हीकल था। अब चंद्रयान 3, अब देखिए चंद्रयान 3 जो है 2023 में जाएगा, तो अभी तक क्या लॉन्च व्हीकल है, क्या इससे पता चला, वो तो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता चल गया चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में, और ये कि चंद्रयान 3 को इसरो लॉन्च करेगा जून 2023 में, राइट। तो ये भी हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके पास ला पाऊँ। जो भी मेरे पास ऐप्स हैं, नेट है, कहीं से भी मुझे डेटा मिलता है, तो मैं उसको यहाँ पे जो भी मुझे अच्छे लगते हैं क्वेश्चंस, जो मुझे लगते हैं कि आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती हूँ। सो हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई किसी कॉलेज में हैं, अभी पढ़ रहे हैं, साथ में तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आई अंडरस्टैंड, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माय हैंड रिटन नोट्स, राइट। बस वीडियोस देखनी है, साथ साथ में नोट से पढ़ना है, एंड देन दैट्स इट। बस आपको करंट अफेयर्स से थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है, और जो हमारे स्टैटिक नोट्स हैं उनमें थोड़ी अपडेशन करनी पड़ती है। फाइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब जल्दी चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ 7th पॉइंट इज UNHRC स्पेशल रिपोर्टियम। कौन बने हैं? KP अश्विनी बने हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो कोई बहुत बड़ी पोस्ट भी नहीं लग रही कि हाँ कोई चेयरमैन है, CEO है, फाउंडर है, कुछ है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? क्योंकि वो इंडिया से है, ठीक है। UNHRC के स्पेशल रिपोर्टियर बने हैं। रिपोर्टियर माने एम्बेसडर टाइप होता है, ठीक है। तो कौन बनी है? KP अश्विनी बनी है। शी इज़ अ लेडी, अ दलित वुमेन स्कॉलर फ्रॉम कर्नाटका। ये एक दलित वुमेन स्कॉलर है कर्नाटका से। कर्नाटका एक साउथ इंडियन स्टेट है इंडिया में, राइट। आपको पता ही होगा, बेंगलुरु यहाँ पे। सो फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। इस पोस्ट पे अपॉइंट की जाने वाली पहली इंडियन तो ये हैं ही हैं, प्लस पहली एशियन वुमेन भी है। एशिया आप समझते हैं पूरा हमारा कॉन्टिनेंट है, इसमें इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो उनमें से पहली वुमेन चुनी गई है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में। एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब कुछ है। अंटार्कटिका 7 है। तो इनमें एक है हमारा एशिया, उसमें से पहली एशियन और पहली इंडियन वुमेन है, ठीक है, जो इस पोस्ट के लिए चुनी गई हैं। अब UNHRC यहाँ पे आए तो ज़रा इसके बारे में जानना पड़ेगा क्या चीज़ है UNHRC। बट एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, नोट्स आप साथ साथ में मेंटेन करते रहें। होता क्या है ना कि हम वीडियो देखते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम यहाँ से नोट्स बनाएंगे, और फिर टाइम ही नहीं लगता, हम बस फ़ोन पे वैसे ही बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो थोड़ी सी आप मेहनत कीजिए, इन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाइए, अपने नोट्स मेंटेन करिए, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपकी प्रिपरेशन में। बिलीव मी, अगर आप 10 दिनों के नोट्स बनाते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके 2 नंबर भी बनते हैं, तो आप कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, वो आपको उस टाइम समझ आएगा। फाइन, तो नोट्स आप ज़रूर बनाते रहें। UNHRC की हम बात कर रहे हैं, यह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक जगह मैं जहाँ से मैंने न्यूज़ लिखी है वहाँ कमीशन लिखा था, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने गूगल किया तो वहाँ पे काउंसिल आया। तो अब आप देख लेना, आपको जो भी सही लगता है। इट वॉज फाउंडेड इन 2006। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मैक्सिमम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर जिनेवा में है, बट मैक्सिमम के हैं, सभी के नहीं है, ठीक है। मिशन की बात करें, क्या काम है UNHRC का, तो नाम से पता लगता है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार है उनकी सुरक्षा करना, उनको प्रमोट करना, राइट। तो चलिए हमारा 7th पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा 8th पॉइंट आता है मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। पेंशन आप समझते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पैसा मिलता है पर मंथ, है ना।
तो इंडियंस को तो काफ़ी अच्छे से पता है पेंशन क्या है, कहीं पे ओपीएस है, कहीं पे एनपीएस है, एनपीएस वाले ओपीएस मांग रहे हैं, तो चलिए वो तो अलग बात हो गई, बट मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया पेंशन क्या होता है, पता ही होगा आपको। सो मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज हुआ है करंटली 2022 में। टोटल 44 कंट्रीज़ की स्टडी की गई थी, उसमें इंडिया का रैंक है 41, रैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब आप समझते हैं कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे पेंशन नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े बढ़ाओ, गवर्नमेंट का थोड़ा अच्छा करो, तो ये सब मतलब स्टडी करके वो रिपोर्ट्स देते हैं। टॉप कौन आया है? आइसलैंड, द नीदरलैंड्स एंड द डेनमार्क, राइट। अब ये जो मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया, ये क्या स्टडी करता है, कैसे ये काउंट करता है कि कहाँ पे पेंशन कम है, ज़्यादा है या अच्छी है, बुरी है, वो सब। तो इट स्टडीज 44 कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर 65% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की 65% पॉपुलेशन जो है 44 कंट्रीज़ में, तो बस ये उन्हीं 44 कंट्रीज़ की स्टडी करता है और जो रिलीज़ करता है अपनी रैंकिंग, ठीक है। सो हमारा 9th पॉइंट आता है 14th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये जो इससे ना मेला है, ये मेला वो मेला, प्रोग्राम, समिट, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, ये क्वेश्चंस भी बड़े उठते हैं, ठीक है। और कंफ्यूज भी हम होते हैं। पहले तो ये आता था कि हाँ ये कहाँ पे हुआ, फिर लगा आने की कौन सी मिनिस्ट्री ने कंडक्ट करवाया, कौन इसमें चेयरमैन थे, कौन इसमें मेन हेड थे। अब क्वेश्चन दूसरा ही आता है, कौन से रैंकिंग का हुआ, 14वां हुआ, 15वां हुआ, 16वां हुआ, 17वां हुआ। बस फिर हम वहीं फंस जाते हैं, हमें सब पता होता है, ये चीज़ नहीं पता होती। तो आपने देखिए टाइम खराब है तो सब कुछ ही पढ़ना है ना। तो 9th क्वेश्चन है कि जो 14वां ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किस किस ने कंडक्ट करवाया? ये 2 मिनिस्ट्रीज ने कंडक्ट करवाया, साथ में ऑर्गेनाइज करवाया। साथ में कौन कौन है वो? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने माइंड में रखने। 10th आता है दिवाली। दिवाली बिल्कुल, अब दिवाली आने भी वाली है, तो फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ गया। दिवाली जो है पब्लिक स्कूल हॉलीडे, सरकारी स्कूल में छुट्टी मिला करेगी इसकी न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी में सरकारी स्कूल में छुट्टी मिला करेगी दिवाली की 2023 से। इस साल तो चलिए हो गया, जो भी होना था उन्होंने कर दिया। 2023 से ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो इंडिया से है, और इंडिया से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म ये सब फॉलो करने वाले हैं। तो होता ही है त्यौहार, तो आपको पता ही है इंडिया में हिंदुओं का त्यौहार चाहे किसी का भी सब मनाते हैं, है ना। तो न्यूयॉर्क सिटी में छुट्टी होगी, ये भी आपने याद रखना है, राइट। सो आगे चलने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप नोट्स साथ साथ में मेंटेन करते रहें। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि नोट्स ना हमारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना नोट्स के सक्सेस होते हैं, बट उनकी भी स्टोरी अलग होती है। वो ऑनलाइन नोट्स मेंटेन करते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है आप नोट्स साथ साथ में मेंटेन करते रहें। 11th पॉइंट हमारा आता है बेल प्लस टैव एग्रीमेंट। ये बेल और टैव में एक एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ है? टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। तो बेल क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सबको पता है बेल बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और टैव क्या है? ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये एक नवरत्ना कंपनी है। देखिए हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं इस चीज़ को वहाँ पे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, BEL स्टैंड्स फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नवरत्ना कंपनी है, इसने एग्रीमेंट किया है TEV टैव के साथ। टैव क्या है? ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, US बेस्ड है। इन्होंने क्या किया है? मैन्युफैक्चरिंग हब अपना खोला है भुज गुजरात में। और R&D सेंटर, R&D सेंटर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, खेड़ा अहमदनगर गुजरात में। तो इनका एक R&D सेंटर है यहाँ पे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है यहाँ पे। तो इसलिए इनको काम दिया है कि आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनाने हैं, राइट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 23 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। सो फर्स्ट न्यूज़ है FATF रिमूव्स पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 years। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है FATF, इन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से हटाया है। और पाकिस्तान जो है 4 सालों से ग्रे लिस्ट में था, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट से अब हटा दिया। तो अब पहले FATF क्या होता है वो पता होना चाहिए, ग्रे लिस्ट क्या होती है वो पता होनी चाहिए, तब आपको ये न्यूज़ समझ में आएगी, राइट। तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाउंडेड इन 1989 में फाउंड की गई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसका टास्क क्या है? टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग। अब
आई डोंट थिंक आपको ये दो चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो काला धंधा वगैरह करते हैं, ठीक है, ब्लैक मनी, और टेररिज्म फाइनेंसिंग, जहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा है, जो टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, प्रोवोक करते हैं, है ना। तो इस सब को कॉम्बैट करना है, इन सबसे लड़ाई करनी है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। तो FATF बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम पढ़ते हैं ना, WTO है, ILO है, WHO है, वो सब तो चलिए UN की है, बट ये FATF जो है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस, राइट। नेक्स्ट आता है ग्रे लिस्ट क्या होती है। तो देखिए FATF जो फाटफ आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, तो ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट इस तरह से जारी करता है। इससे पहले जो पाकिस्तान था वो ब्लैक लिस्ट में था, वहां से हटाया गया, इसे ग्रे लिस्ट में डाला गया। ग्रे लिस्ट में रहा 4 साल, अब इसे ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया गया है। सो ग्रे लिस्ट में जिन कंट्रीज को डालता है FATF, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है दैट इट वॉचेस दीज कंट्रीज क्लोजली, फेल टू प्रिवेंट ML एंड TF। मतलब FATF को डाउट है पाकिस्तान पे पहले, अब तो चलिए ग्रे लिस्ट से हटा दिया, पर ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि डाउट है कि वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म को फाइनेंस किया जा रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म को प्रोवोक किया जा रहा है, तो बहुत क्लोजली वॉच करते हैं इस तरह की कंट्रीज को, ठीक है। तो वो सब किया जाता था, बट अब ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड है प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन है, इसके मेन साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, हेड साइंटिस्ट किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है शंकरा सुब्रमण्यन के को, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें क्या पता आदित्य L1 मिशन क्या है, हमें क्या मतलब कि वहां का साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट किसे बनाया गया? तो देखिए आदित्य L1 मिशन है इसरो का। इसरो क्या है वो भी हम जानेंगे, बट हम प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो इनका मिशन है, तो मतलब हमें पता होना चाहिए, राइट। और प्लस जो आदित्य L1 मिशन है, इसकी एक खास बात और है, इट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो ऑब्जर्वेटरी क्लास बेस्ड है, ठीक है। सो आदित्य L1 मिशन हो गया, इसरो का हो गया, शंकर सुब्रमण्यन के हो गए प्रिंसिपल साइंटिस्ट। अब हम पढ़ेंगे इसरो के बारे में। अगर तो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा इसरो क्या है। पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की। इंडिया में जो भी स्पेस रिलेटेड जो भी होते हैं ना कि हाँ ये चीज़ फाइंड हुई, ये चीज़ मिली है हमें, यूनिवर्स में ये चीज़ मिली है, तो वो जो भी न्यूज़ आती है वो इसरो की होती है, ठीक है। या फिर नासा तो चलिए आपका इंटरनेशनल लेवल का हो गया, बट इसरो इंडिया का है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका का एक सिटी है, काफ़ी फेमस सिटी है, इसे सिलिकन हब भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। सो इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये ऑपरेट करता है। इट वाज फाउंडेड इन 1969। चेयरमैन पहले इनके के सिवान थे, वो बहुत कम, मतलब कहते हैं ना, बहुत गरीबी से, बहुत कम पोजीशन से, बहुत कम तबके से उठ के इतने बड़े इंसान बने, तो वो काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं जब तक वो थे। अब जो न्यू चेयरमैन है वो है श्रीधर पानीकर सोमनाथ, ठीक है। तो चलिए इसरो भी हो गया हमारा। हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट आदित्य L1 मिशन के कौन बने हैं? शंकरा सुब्रमण्यम के। सो नेक्स्ट आता है थोड़ा सा हम बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है ये। धन वर्षा स्कीम लॉन्च्ड बाय। ये धन वर्षा स्कीम किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है LIC ने। अब LIC क्या है? देखिए कोई भी आप चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बन ही जाता है। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं या नहीं। LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो सबको ही पता होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये नहीं पता होगा। मुंबई महाराष्ट्र में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इट वाज फाउंडेड इन 1956 1 सितंबर को। अब इसका टास्क क्या है? LIC क्या काम करती है? ये तो हमें पता है कि हाँ हम LICs बनाते हैं, अपना बीमा योजना बनाते हैं, ये है वो है, बट एक्चुअल में करते क्या है? इनका टास्क बता रही हूँ मैं LIC का। दे इन्वेस्ट इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स आफ्टर गैदरिंग फंड्स फ्रॉम पीपल थ्रू देयर वेरियस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब देखिए जितने भी बैंक्स होते हैं ना वो भी क्या ही करते हैं, हम वहाँ पे अपनी FD RD अकाउंट्स ये वो सब ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट है, PPF है, वो क्या करते हैं, वो सारा पैसा कलेक्ट करते हैं और जो शेयर मार्केट है वहाँ पे लगा देते हैं। वहाँ से प्रॉफिट लॉस जो भी होता है उस हिसाब से उनका काम चलता है, ठीक है। तो LIC भी क्या करती है, बहुत सारे लोगों से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बनवाएगी, पैसा फंड इकट्ठा करेगी, फंड्स इकट्ठा करेगी और उसके बाद उसको ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, वहाँ से प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। और फिर वही प्रॉफिट थोड़ा सा हमें देते हैं, बाकी बहुत सारा अपने आप रख लेते हैं। तो ये है मेन फंडा, ठीक है। तो इस तरह से अभी तो देखिए 3 ही करंट अफेयर्स हुए हमारे आज के, हमने 3 ही न्यूज़ पढ़ी। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है।
जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, उस केस में आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। फाइन, तो अभी हमने 3 ही पॉइंट्स पढ़े, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ फोर्थ पॉइंट है दिशा एयर बेस नियर इंडो पाक बॉर्डर। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक नया बेस खुला है। कहाँ पे खुला है? गुजरात में खुला है। फाउंडेशन स्टोन लेड बाय, किसने जो है फाउंडेशन स्टोन इसकी नींव रखी है? तो वो है पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट न्यूज है कंट्री वेयर सारंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। कौन सी कंट्री है जहाँ पे सारंग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए यहाँ पे न्यूज में है। तो वो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, राइट। नेक्स्ट है एक बुक है, तो वो बुक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है। तो ये है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी इज अ बुक रिटन बाय साहिल सेठ। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन सी बुक किसने लिखी है, राइट। न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट्स तो आपने बिल्कुल टिप्स पे रखनी है, और उससे पहले कौन था, ठीक है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे। अब इस दिन क्या हुआ था, क्यों मनाया जाता है, वो हम जानेंगे। टू पे ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स हु हैव सैक्रिफाइड देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। वो सारे जो पुलिस में किसी टाइम पे काम करते थे और अपनी जॉब करते करते उनकी लाइफ चली गई, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, राइट। अब देखिए इसी दिन एक चीज़ और हुई थी, 1959 में चाइनीज़ आर्मी ने अटैक किए थे अक्साई चीन रीजन के लिए, और वहाँ पे 10 लोगों की डेथ हुई थी, 10 लोगों को उन्होंने मार दिया था। तो उनके ट्रिब्यूट में भी ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे हो गया, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 9th पॉइंट, दैट अ रिक्रूटमेंट ड्राइव रोजगार मेला लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है, रोजगार मेला आप समझते हैं, बहुत सारी कंपनीज आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जॉब्स मिलती हैं। तो रोजगार मेला ये जो है लॉन्च किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। 22 अक्टूबर 2022 को 10 लाख लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारी जो न्यूज़ है आज की, ऑनेस्टी शॉप्स ओपन इन केरला स्कूल्स। जो केरला में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे ऑनेस्टी शॉप्स खोली जाएंगी। अब इसका मतलब क्या है, ईमानदारी बेची जाएगी वहाँ पे? नहीं नहीं, इसका मतलब हम अभी जानेंगे, बट ये खोली गई है अंडर स्टूडेंट पुलिस कैडेट एसपीसी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है ऑनेस्टी शॉप्स खोली गई हैं केरला के स्कूल्स में। अब ऑनेस्टी शॉप्स क्या होती हैं वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सो नो सेल्समैन विल बी प्रेजेंट एट द काउंटर्स। जैसे दुकान में होता है ना कि काउंटर होता है, वहाँ पे कोई बेचने के लिए सामान बैठा होता है, दुकानदार है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, काउंटर पे कोई नहीं बैठा होगा सामान बेचने के लिए। स्टूडेंट्स विल कीप द मनी फॉर ईच आइटम टेकन इन द कलेक्शन बॉक्स। वहाँ पे एक कलेक्शन बॉक्स होगा, तो बच्चा अगर कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसके पैसे अपने आप उस कलेक्शन बॉक्स में डाल देगा, ठीक है। ये हो गया ऑनेस्टी शॉप्स का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी, और देखिए कंटेंट भी ऐसा है कि थोड़ा ही था आज पढ़ने के लिए, राइट। तो हमने वो कवर कर लिया है। हल्का सा रिवाइज करें तो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे दिशा एयर बेस ये खुला है गुजरात में, मोदी जी ने खोला है। सारंग फेस्टिवल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मनाया जाता है। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी इज अ बुक रिटन बाय साहिल सेठ। न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं संजय मल्होत्रा। नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिन भी पुलिस वालों की जान गई है अभी तक, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए याद किया जाता है उन्हें इस दिन। प्लस एक रिक्रूटमेंट ड्राइव रोजगार मेला जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2022 को। एंड ऑनेस्टी शॉप्स खोली गई हैं केरला के स्कूल्स में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पे क्लिक करें और आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it guys, and see you soon.